वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। ठीक है, ये हमारा चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस पे हमने अभी तक अपने जो घटना चक्र का सीरीज़ है, हम एंसेंट हिस्ट्री पूरा इस पे कंप्लीट डाल चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। ठीक, आप जाइए और इसको एक बार चेक कीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल। चूँकि मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा सीक्वेंस से चलता हूँ, बट हाँ, एग्ज़ाम्स का टाइम थोड़ा और नियर अबाउट होता जा रहा है बीपीएससी का, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम की वजह से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और हम जनरल साइंस का भी डालेंगे इस पर, क्योंकि जनरल साइंस से भी 22-30 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से भी लगभग 30-30 क्वेश्चंस तक आते हैं। तो हम लगभग 60 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इसमें। मैं मॉडर्न भी ख़त्म करूँगा और ये बहुत जल्दी जल्दी हम इस पर सारी चीज़ें डालने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम इन्वेजन। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। हमने एंसेंट ख़त्म कर दिया, अब हम मिडाइवल पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो टॉपिक है ये मुस्लिम इन्वेजन्स ऑन इंडिया, जो मुस्लिम इन्वेजन हमारे इंडिया में हुआ था भारत में, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया था। तो अगर हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बॉर्न इन विच ईयर। सबसे पहले हम जानेंगे कि हजरत मोहम्मद है कौन। हजरत मोहम्मद जो है, ठीक, ये लास्ट प्रॉफिट है मुस्लिम्स के, मुस्लिम रिलीजन के। ठीक, ये इनका जो ये जन्म हुआ था, सॉरी, ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो 570 एडी हुआ था, आई थिंक मक्का में हुआ था। ठीक है, और ये इनका जो मृत्यु हुई थी वो 632 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये लास्ट प्रॉफिट थे और इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। ये स्टार्ट इन्होंने ही इस्लाम धर्म की प्रीचिंग्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके पहले अब्राहमिक रिलीजन था, बट ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 570 एडी में हुआ था। तो इनको दोनों डेट याद रखना है, कब ये जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर, कहाँ से थे? अरब थे, अरब ने ही पहला इन्वेजन किया था। ठीक है, और जो अब देखा जाए तो सबसे पहले इनका जो इन्वेजन था ये सिंध के रास्ते से इंटर किए थे 712 एडी में। ठीक है, जो पहला था वो मोहम्मद बिन कासिम आया था और सिंध के जो रूलर थे राजा दाहिर, ठीक, दाहिर को ये रिप्लेस कर दिया था। बेसिकली जो अरब्स आते थे ना, ये रूल करने नहीं आते थे, ये आते थे लूटने, लूट मचाने। ठीक, तो स्टेबल एम्पायर नहीं खड़ा करने के लिए इनका एम था, इनका एम था बस लूटो और चले जाओ। ठीक है, तो पहला इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और इन्होंने दाहिर जो सिंध के राजा थे उनको रिप्लेस कर दिया था। जो सिंध का कैपिटल था आरो, जो मॉडर्न टाइम में कराची को हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इन्वेजन अरब्स ने किया था। देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, व्हेन द मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड द सिंध 712 एडी। ये डेट्स सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि चूंकि अगर हम यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना, यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं और बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, यूके पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें ये डेट्स याद रखने पड़ेंगे। ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब किसने क्या किया था। अब जैसे देखिए यहाँ पर मोहम्मद साहब का बर्थ का टाइम पूछ लिया, डेथ का टाइम भी पूछ सकता है, उसके मन में आएगा तो वो पूछेगा। तो आपको वो दोनों याद रखना है कि 570 में इनका बर्थ हुआ था, 632 में इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट रूलर अरब्स थे जो 712 में इन्होंने अटैक किया था और ये सिंध के रास्ते से इंटर किए थे, ये सिंध प्रांत है। ठीक, इसके रास्ते से इन्होंने इंटर किया था। राजा दाहिर थे, यहाँ पे किंग थे, उनको रिप्लेस किया, जिनका कैपिटल आ रोड था, जो अभी मॉडर्न टाइम में कराची जिसको हम बोलते हैं। ठीक, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स इन इंडिया। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। अभी हमने बताया यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आया था। ठीक, इसने इन्वेट किया था यहाँ पर इंडिया को।
और ये लूटने के ही पर्पज़ से आते थे, इनका कभी स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का पर्पज़ नहीं था। स्टार्टिंग के जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए सारे बस लूटने के पर्पज़ से आए, ठीक है। इंडिया में उनका मेन काम ही था लूटना, ठीक। और जैसे अभी हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम था पहला, ठीक है। 8th सेंचुरी में इसको लीडर बनाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है। और ये इंडिया में बहुत सक्सेसफुल अटैक नहीं कर पाया था, इसका अटैक बहुत अनसक्सेसफुल रहा था। ये बता तो बस सिंध के आसपास में राजा दाहिर का जो रीजन था वहाँ पर ये कर पाया था, वेस्ट साइड में ये नहीं आ पाया था, सिंध और मुल्तान के, ठीक है। कुडेंट स्प्रेड ईस्ट साइड, सॉरी ईस्ट साइड में नहीं आ पाया था, वेस्ट में ही था इसका, ये ईस्ट साइड है, इधर नहीं आ पाया था, वेस्ट साइड में इसका था, ठीक। तो बेसिकली इनका काम ही था लूटने आना है, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट विक्ट्री जो पाया था ना इस पे, ये तुर्कों ने पाया था इंडिया पे। जब तुर्क आए, ठीक है, ये रूल करने आए थे, ये रूल किया था इन्होंने, ये इंडिया को प्रॉपरली जो है यहाँ पर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। इसके पहले सारे बस लूट खसोट मचाने के पर्पज़ से ही आते थे, इनका मेन मोटिव यही था कि लूट लो। मोहम्मद बिन कासिम बस क्या था, अरब था। मैंने भी आपको बताया कि पहला इन्वेजन ही अरब ने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम अरब था। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी आएगी ना, क्रोनोलॉजी आएगी तो आपसे ये डेट पूछेगा कि कौन कब या तो किस टाइम में रूल किया था, या उनका जन्म कब हुआ था, या पहले कौन आया था बाद में कौन आया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है डेट, ठीक है। तो हम जहाँ तक जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था जिसका जन्म 695 AD में हुआ था। ये नेफ्यू था और सन इन लॉ था इराक के किंग का, ठीक है, हजाजज जो इनका नाम था। और 17 साल के एज में ये इसको खलीफा के पास वलीद टू लीड द आर्मी ऑफ द सिंध इनको भेज दिया गया था कि आर्मी की सिंध की जो आर्मी है जो सिंध की तरफ इन्वेजन करने जा रही है उसको लीड करें, ठीक है। इंडिया को जो लूटने के लिए आ रहे थे उनको लीड करने के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनवी डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत तकड़ी है, मतलब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। बेसिकली 9th सेंचुरी के आसपास में ट्रांसऑक्सेनिया और खुरासन और पार्ट ऑफ ईरान, कुछ ईरान के पार्ट में पहले रूलर कौन थे, समानिड्स थे, ये रूलर थे समानिड्स, ठीक। ये ईरानियन थे बाय डिसेंडेंट, ये ईरानियन थे। इनका एक स्लेव था, ठीक है, ये इनका एक तुर्की स्लेव था जिसका नाम था एल्पटजीन, ठीक है। एल्पटजीन इनका तुर्की स्लेव था। धीरे धीरे उसका ओहदा बढ़ता गया और उसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया जिसका कैपिटल उसने रखा गजनवी, ठीक है। उसने एक धीरे धीरे, वो पहले स्लेव था, वो अपने पोजीशन को बढ़ाता गया और उसने अपना खुद का एक किंगडम बनाया, इंडिपेंडेंट किंगडम, और जिसका कैपिटल रखा उसने गजनवी या गजनी, और उसको हम गजनवी डायनेस्टी भी बोलते हैं, और ये अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। तो हमने देखा कि गजनवी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो एल्पटजीन है, ठीक है, और हमने उसके बारे में भी पढ़ा, ठीक। और धीरे धीरे वो सामानिद डायनेस्टी किंगडम को भी टुक ओवर कर लिया। जब वो और पावरफुल हुआ तो उसने इनको भी अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। सोचो, स्लेव से स्टार्ट किया और राजा बन गया, ठीक। अब हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी इन्वेड इंडिया 17 टाइम्स, ये एकदम सही बात है, 17 टाइम्स उसने इन्वेड किया था। 1000 AD से 1027 AD के बीच में ये 17 बार आया था, ठीक है, 17 टाइम्स। सोमनाथ टेम्पल भी लूटा था काफ़ी ज़्यादा। मैंने बताया कि ये स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं आते थे, ये लूटने आते थे, लूट के चले जाते थे, बेसिकली लुटेरे थे। ही वॉन्टेड टू स्टेबलाइज द परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया कि ये तो लुटेरे थे, आते थे लूट के चले जाते थे, इनका कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्किश कॉन्कर मोहम्मद गजनवी, ठीक, मोहम्मद गजनवी, इनका भी यही काम था कि भैया आओ लूटो और चले जाओ। तो अपने फादर को सक्सीड किया था 998 AD में, ठीक है, और एम्पायर बनाया इसने, मैंने आपको बताया कि गजनवी अफ़गानिस्तान में। और ये 17 बार अटैक करने इंडिया पे आता है 1000 से 1027 AD के बीच में, ठीक है। ये काफ़ी रूथलेस इन्वेडर थे, इनका काम था लूटना, मारना, महिलाओं के साथ रेप करना, यही काम था, ठीक है। आते थे और वो मतलब सब कुछ ख़त्म करके चले जाते थे, ठीक। देखिए मैंने बताया कि हिज एम वॉज नॉट इस्टेब्लिश एनी परमानेंट मुस्लिम रूल्स इन इंडिया बट टू टेक अवे अ ह्यूज वेल्थ ऑफ द कंट्री,
बेसिकली लुटेरे थे और लूट के चले जाते थे, कोई राजा वाजा थे नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चंदेल किंग्स वॉज नॉट डिफीटेड बाय द मोहम्मद गजनवी। तो विद्याधर थे, विद्याधर काफ़ी एक ब्रेव किंग थे, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के थे विद्याधर। ये रिपल्स किए थे अटैक के, जो मोहम्मद गजनवी के अटैक को रिपल्स किए थे 1019 से। एक जैसे बताया कि मैंने 17 टाइम आया था, उस 17वें बार में 1000 AD से 1027 AD के बीच में 17 बार आया था। इसी बीच में 1019 से 1020 AD के बीच में उन्होंने इसको डिफीट किया था, रिपल्स किया था, मतलब भगा दिया था मार के, ठीक है, ठीक। और ये चंदेल रूलर थे और ये सेंट्रल इंडिया पे, जैसे MP का जो रीजन है सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर ये रूल करते थे। महोबा साइड में पहले इनका, तो फर्स्ट कैपिटल इनका खजुराहो था, देन ये महोबा शिफ्ट कर लिए थे कैपिटल। तो ये MP वाला जो रीजन है इसको सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो महोबा खजुराहो यहाँ कहीं UP के पास में है, ठीक है, UP से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ इनका कैपिटल था पहले खजुराहो था, फिर बाद में इन्होंने महोबा शिफ्ट कर लिया, ठीक। वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द मोहम्मद गजनवी। उतबी थे, उतबी इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। अब देखते हैं कि भैया कौन कौन थे इनके। तो मैंने आपको बताया कि 17 बार रेड मारा, बट ठीक है, बट इस किंगडम इन अफगानिस्तान ही हैड सो लव ऑफ आर्ट एंड कल्चर, से इसको प्यार भी था, ठीक है। ये दूसरे के आर्ट एंड कल्चर को तबाह करता था, बट अपने आर्ट एंड कल्चर से इसको प्यार भी था, ठीक। हे पैटर्नाइज द 3 पर्सन, इन्होंने 3 पर्सन को पैटर्नाइज किया था। फिरदौसी, बहुत ही शानदार व्यक्ति के आदमी थे ये, पर्शियन पोएट थे। इनको होम ऑफ ईस्ट भी बोला जाता था, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि होम ऑफ ईस्ट किसे बोला जाता है और 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें फिरदौसी हो, तो आप फिरदौसी को करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। इन्होंने शाहनामा लिखा था। अभी आगे चल के क्वेश्चन इस पर बनेगा कि शाहनामा किसने लिखा था। अल बरूनी, अब ब्रिलियंट स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए थे ये अल बरूनी, और काफ़ी ब्रिलियंट स्कॉलर थे, ठीक। और इन्होंने लिखा था तहकीक हिंद, ठीक, इन्होंने तहकीक हिंद नाम की किताब लिखी थी। उतबी, ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक। और इन्होंने किताबुल यामनी और तहरीक यामनी, ये जो दोनों बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद ही रखना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दोनों के दोनों। अगर ये हमसे अक्सर पूछ लेता है कि उतबी ने क्या लिखा है, ठीक है, तो हमें जो है ये दोनों बुक को याद रखना पड़ेगा। उतबी ने ये दोनों बुक लिखी है, ठीक। फरिश्ता, द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएट विद, देखिए इसमें जो है ना, पता नहीं क्यों आयोग ने क्या आंसर दिया था, ठीक है, बट इसका आंसर भी है फरिश्ता। फरिश्ता के बारे में तो कुछ बहुत ख़ास नहीं लिखा है, बट यहाँ पर शाहनामा जो है, ठीक है, शाहनामा की बात कर रहा है, तो शाहनामा से कनेक्टेड है मोहम्मद गजनवी, बिकॉज फिरदौसी उनके कोर्ट पोएट थे, ठीक है। और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, और शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा, फिरदौसी कोर्ट पोएट थे मोहम्मद गजनवी के, ठीक है। ये 1560 से 1620 के टाइम पे रहे हैं, ठीक। इनको होम ऑफ ईस्ट भी बोला जाता था, जैसे मैंने आपको बताया। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है, बट आयोग यहाँ पर ये फरिश्ता वाली बात आ जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से आयोग ने कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, ठीक है। अब हम फरिश्ता के बारे में थोड़ा जानेंगे कि फरिश्ता का क्या सीन था रहा है, ठीक है। देखिए फरिश्ता 1560 से 1620, ठीक है, रोड द ऑथेंटिक बुक तहरीक फरिश्ता, ठीक है। द फुल नेम वॉज मोहम्मद कासिम, हिज फुल नेम वॉज द, इनका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदुसा अस्त्राबादी फरिश्ता। सम टाइम ही लिव्ड इन द मुर्तज़ा निज़ाम, या निज़ाम के कोर्ट में भी कई बार रहते थे, जो अहमदनगर के निज़ाम थे, ठीक है। और आफ्टर दैट ही वेंट बीजापुर, हिज बुक तहरीक फरिश्ता वॉज डिवोटेड टू एम्पेयर ऑफ द बीजापुर, जो के एम्पेयर थे जो इब्राहिम आदिल शाह टू, उनको डेडिकेट किया गया था ये तहरीक फरिश्ता जो ये बुक थी, ठीक है। और इसको लिखा था किसने, फिरदौसी ने, या फरिश्ता ने लिखा था, फिरदौसी ने नहीं, ठीक है। बट शाहनामा की बात आ रही है यहाँ पे, तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, और फिरदौसी के वजह से जो है ये मोहम्मद गजनवी से रिलेट हो रहे हैं। बट फरिश्ता की बात आ रही है, तो ये तहरीक फरिश्ता जो लिखा गया था वो इब्राहिम आदिल शाही के लिए लिखा गया था, जो एम्पेयर ऑफ बीजापुर थे। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीज़ कुरान, सबसे पहले कौन थे जो उन्होंने कुरान को पढ़ा, ठीक है, संस्कृत को पढ़ा, तो ये अल बरूनी थे। अल बरूनी
काफ़ी ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और मेडिसिन और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, रिलीजन एंड थियोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी इनको, ठीक है। बट इनको स्टडी करना था संस्कृत भी, बिकॉज इनको पुराण पढ़ना था और हमारे सारे पुराण संस्कृत में लिखे जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने संस्कृत भी पढ़ा, अब उसकी भी नॉलेज ली, ठीक है। एंड बहुत सारे रेफरेंस का भी इन्होंने इन इस क्रिएशन में यूज़ किया था। जब वो बुक लिखते थे तो बहुत सारे रेफरेंस का भी यूज़ किए थे। जो मेनली जिसका यूज़ किए थे वो था ब्रह्मगुप्ता, बालभद्रा एंड वराहमिहिर की जो रेफरेंस वर्क जो था, उन्होंने जो काम किया था उसका रेफरेंस अपने बुक में उन्होंने लिया था। अल-बरूनी केम टू इंडिया सेंट्रल एशिया से आए थे और 11th सेंचुरी एडी में आए थे। अब देखिए ये क्यों ना, अल-बरूनी का टाइमलाइन पिछली बार पूछा जाता 2024 के पीसीएस में, ठीक है। तो ये टाइमलाइन हमें याद रखना चाहिए। चाइनीज़ ट्रेवलर के साथ अल-बरूनी डाल देगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कौन कब आया था। अब चाइनीज़ ट्रेवलर बहुत पहले आए थे, वो 5 सेंचुरी से 6 सेंचुरी के आसपास में आए थे, ठीक है। और ये 11 सेंचुरी एडी में आए, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो हमें टाइमलाइन बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल-बरूनी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि सेकुलर ऑर्थर तो नहीं थे, ठीक है। ये संस्कृत इसलिए पढ़ते थे कि बिकॉज इनको पुराण में इंटरेस्ट था और पुराण जानना था। बट इन्होंने सोमनाथ टेम्पल के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। अगर ये सेकुलर रहते तो जो इन्वेजन हुआ था सोमनाथ टेम्पल में, उसके बारे में ये जिक्र करते, बट इन्होंने कुछ नहीं जिक्र नहीं किया, ठीक है। हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस बाई इंडिया, ठीक है, था, इन्फ्लुएंस था। संस्कृत स्कॉलर भी थे और ट्रिग्नोमेट्री में भी एक्सपर्ट थे, बिकॉज इनका जो मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल-बरूनी का जन्म हुआ था 973 में, ठीक, एडी। ये ख्वारज़िम, ठीक, अब इसको खीवा बोलते हैं, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये सेकुलर राइटर तो नहीं थे, ठीक है, बिकॉज अल-बरूनी नेवर गेव एनी सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सोमनाथ। जैसे मैंने बताया कि सोमनाथ में जो मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 1326 में जो इन्होंने इन्वेट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसने लूट मचाया था, बट उसके बारे में उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो इनको हम सेकुलर कैसे मान लें। हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द सिल्वर कॉइन विद द संस्कृत लेजेंड ऑन द वन साइड, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनवी था, महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है। इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये अब शायद देखिए, इसमें अरबिक एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन दोनों साइड, अलग अलग साइड में लिखा गया था। अरबिक और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। अच्छा देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। महमूद गजनवी, ठीक, ऑफ गजनी, ये बहुत अलग है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से ये भी है बट अलग है। मोहम्मद गोरी, ये भी अफ़गानिस्तान से है, बट ये दोनों अलग अलग है और अलग अलग टाइम पीरियड पे हैं, ठीक। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, देखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान, ठीक, चौहान 3, जिनको फॉर्मली हम पृथ्वीराज चौहान भी बोलते थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक। बट 1192 में विद हेल्प ऑफ जयचंद की मदद से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक। मोहम्मद गोरी जीत गया था और इनको कैप्चर करके अपने साथ अफ़गानिस्तान लेके चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर है कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया 1192। तो ये है सिहाउद्दीन मोहम्मद गोरी, इसने कॉन्कर किया था। अब देखते हैं, सिहाउद्दीन मोहम्मद गोरी द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया 1192। मैंने आपको बताया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में होता। 1191 में वो हार गया था, 1192 में वापस आया, जयचंद की हेल्प से वो जीत गया इस बैटल को, ठीक है। सबसे पहला जो अटैक इसने किया था वो 1175 एडी में किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1191 में ही पहली बार आया था, ये भी कई बार आया था इन्वेट करने। इनका मेन फोकस यही होता था, कभी इनको रूल नहीं करना था। असली रूल तो तुर्कों ने किया है। आफ्टर जब तुर्क आया, स्लेव डायनेस्टी आई, फिर उन्होंने इस पर रूल करना स्टार्ट किया। बट ये क्या करते थे, यहाँ से लूटते थे और लेके अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया
जहाँ से भी ये आए रहते थे वहाँ ये लेकर चले जाते थे, ठीक है। वहाँ पर ये अपना लूटा हुआ धन जो है वो लेके चले जाते थे, ठीक। तो सबसे पहला अटैक इसने 1175 में किया था ऑन मुल्तान, ठीक। ही अटैक मुल्तान एंड ऊच इन 1175 1176 में किया था, बट ये पहली बार डिफीट खाया था गुजरात में, ठीक। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइम डिफीट हुआ था गुजरात में 1178 में, ठीक है। और उसके बाद से इसको पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में हराया था, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को ने इसको डिफीट किया था, बस सेकंड में ये जीत गया था जयचंद की हेल्प से, ठीक है। तो जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए थे तो मोहम्मद गोरी जो था ये वो डिफीट के बाद से ना जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में उन्होंने प्रॉपर सोचा कि अब हम इंडिया को कैप्चर करके यहाँ पर रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखे ए सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिक्स सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड विच लास्टेड सो मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों के लिए। फिर आफ्टर इसके बैटल को जीतने के बाद से मुस्लिम पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था इंडिया में और काफ़ी सालों तक चला था, ठीक है। तो द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस इन इंडिया वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद से, जब पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज 3 भी बोलते थे, वो जब डिफीट कर गए 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, उसके बाद से मुस्लिम काफ़ी डोमिनेट करने लगे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एक होल्ड बना लिया इंडिया में और फिर वो यहाँ पर रूल करने लगे, ठीक है। हु डिफीटेड द मोहम्मद गोरी एट द फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि 1171 में गुजरात में पहले हार चुका है मोहम्मद गोरी, ठीक है। और इनको गुजराने वाले थे मूला राजा 2 और भीमादेव 2 भी बोलते थे, ठीक हो। इनको गुजरात में बैटल हुआ और ये इनको डिफीट का सामना करना पड़ा मोहम्मद गोरी को, ठीक है। इनकी माँ थी जो वो रिजेंट क्वीन थी, वो मतलब एक समझ लीजिए कि जब तक ये बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता ना उसके रेफरेंस में कोई रूल करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो मदर जो होती है उन्हीं को बना दिया जाता है, ठीक है। सी इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट ऑन द मोहम्मद गोरी, हेंस द गोरी नेवर ट्राई टू अटैक इंडिया फ्रॉम गुजरात साइड। तो जब ये हार गया ना तो ये कभी गुजरात साइड से इंडिया पे अटैक करने की नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ से अगर ये अटैक करता तो ये उसको वापस से डिफीट का सामना करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, जयचंद, इन विच बैटल द मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ठीक है। अब जयचंद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जयचंद की हेल्प से 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। बट लेटर ऑन जब बैटल ऑफ चंदवार हुआ 1194 में तो मोहम्मद गोरी ने इसको बुरी तरीके से हराया, ठीक। इसको लग रहा था कि मैं मोहम्मद गोरी को बुला दिया हूँ और अब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाएगा अफ़गानिस्तान और फिर मैं रूल करूँगा। बट मोहम्मद गोरी मुस्लिम पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगी थी इंडिया में, ठीक है। उसने फिर इन पे अटैक कर दिया 1194 में और इनको भी हरा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मोहम्मद गोरी डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद गरवाल in the battle of Chandwar during 1194. This battle was fought in the Chandwar in modern फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन यूपी में इनको ये बैटल हुआ था और यमुना रिवर के पास हुआ था। बैटल पहले मोस्टली गंगा यमुना रिवर के पास ही करते थे, क्योंकि बैटल ही थोड़ी लड़ना था, और भी बहुत सारी चीज़ थी, राशन था, ये था, वो था, रिसोर्सेज वाटर की नीड रहती थी। तो ये मोस्टली बैटल ऐसी जगह लड़ी जाती थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएँ। विच किंग वॉज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदवार, अभी बताया मैंने आपको जयचंद। देखिए UPRO 2016 में पूछा गया है। तो इसीलिए जब आप किसी को हराने के लिए किसी की हेल्प करते हो ना तो आपको लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बैटल में जीत जाऊंगा, फिर मैं इसको साइड लाइन कर दूंगा। तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी थी जयचंद की। जयचंद ने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मैं बाहर से इन्वेडर बुला रहा हूँ, उसको हरवा दूंगा, फिर मैं यहाँ पर रूल करूँगा। लेकिन वो ये नहीं समझा कि बैटल ऑफ चंदवार अभी 1194 में बाकी है और वो बुरी तरीके से हारने वाला है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने इनको भी नहीं छोड़ा और इनको भी इनकी औकात दिखा दी थी, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स क्रोनोलॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता था कि गजनवी की बात हम बहुत पहले कर रहे हैं, ठीक, तो 2, फिर मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं 3। हमें पता है चंगेज खान के बाद तैमूर आया था, बिकॉज तैमूर इन्हीं के कहीं ना कहीं से वंशज से इन्हीं के जीन विन से रिलेट करते थे।
तो 1 और 4, तो 2 3 1 4, ठीक। तो 2 3 1 4 कहाँ है हमारे पास, 2 3 1 4 आंसर भी। अब हम देखते हैं कौन किस टाइम पीरियड में रहा है। 1000 से 1027 मैंने बताया 17 टाइम्स इन्वेट किया था इंडिया को मोहम्मद गजनवी, ठीक, 17 टाइम्स। मोहम्मद गोरी का फर्स्ट अटैक था 1175 में, देन ही अटैक अगेन एंड अगेन टू एक्सपेंड हिज एम्पायर टिल 1205 तक ये लगातार अटैक करता रहा। द फियर ऑफ चंगेज़ खान अटैक हॉन्टेड इंडिया व्हेन ही वाज चेजिंग द सन ऑफ फ्यूगिटिव रूलर ऑफ द ख्वाजरीन शाह जलालुद्दीन मेंगुबुरीन। तो 1221 में ये आया था और तैमूर का अटैक हुआ था 1398 में। ये भी बहुत ब्रूटल रूलर था और ये भी काफ़ी ज़्यादा लूट वूट मचा के और काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम मचा के इंडिया से गया था, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे नहीं थे, ये इन्वेट करने आए थे, लूटते थे और यहाँ पर कत्लेआम मचाते थे, फिर चले जाते थे, ठीक है। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल, तो ये बख्तियार खिलजी थे, ठीक है। बख्तियार खिलजी को ये टास्क दिया गया था कि आप जो है बिहार को कॉन्कर कीजिए, ठीक है। मोहम्मद गोरी का जो मेन स्लेव था ना वो ऐबक था, ठीक। लेटर ऑन ये स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करता है, ठीक। तो उसने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल बिहार को भी ये कॉन्कर कर पाएंगे। तो इसको जो है कंप्लीट किया था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। इसने विक्रमशिला और नालंदा को हालत ख़राब कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एंड कैप्चर द कैपिटल उदंतपुर। ये अटैक किया था बंगाल, उस समय लक्ष्मण सेन थे किंग, ठीक। ये भाग गए थे वहाँ से जब ये इसने अटैक किया था 1198 से 1203 के आसपास में इन्हें अटैक किया। अब जब राजा ही नहीं है किसी राज्य में तो फिर वहाँ पर बहुत सारा लूट वूट मचाया गया। ये बंगाल के ईस्ट बंगाल साइड में रिफ्यूजी की तरह गए, वहाँ पर इन्होंने कुछ टाइम तक रूल किया और बख्तियार खिलजी ने इनको फिर वापस से पूरा, उसको बंगाल नहीं चाहिए था, इसने लखनऊती अपना कैपिटल बना लिया, ठीक है। तो अगर बिहार की बात आएगी तो बख्तियार खिलजी का जिक्र जरूर आएगा। और आपको कभी बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन मिले और 4 ऑप्शन मिले और उसमें बख्तियार खिलजी है और कॉन्कर की बात चल रही है बिहार और बंगाल की, तो आप बख्तियार खिलजी को मार के आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में मार के आएंगे, जान से तो मार नहीं सकते हो, तो चला गया ऑलरेडी। तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, एकदम सही बात है। तो ये 2024 का लेटेस्ट में अभी क्वेश्चन आए थे, तो क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसको ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यूनिटी होती है और सेंट्रल पावर होता है यहाँ पर, सपोज इंडिया में कोई सेंट्रल पावर है, ठीक, तो यहाँ से कोई भी इन्वेजन होता तो ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, बट यहाँ पर कोई सेंट्रल पावर था नहीं हमारे पास और लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया और इंडिया को लूटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। सेवरल तुर्किश रूलर इंक्लूडिंग मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी इन्वेड नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन 11th-12th सेंचुरी, ठीक है। अमंग दिस गोरी इन्वेजन हैड अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लीडिंग ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया। इन्होंने मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया वर फ्रेगमेंटेड था, सब अपने अपने छोटे छोटे राज को लेके खुश थे और लड़ते थे आपस में, ठीक है। आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट थी। वेरी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स बहुत सारे थे, ठीक है। सब अपने अपना राजा बन के बैठे थे। इनको ये कोई लेना देना नहीं था कि भाई एक यूनिटी होगी, हमारी देश को भी बचाना है, ठीक। उन सबको अपने अपने से मतलब था, ठीक है। इस हिसाब से जब इन्वेडर्स आए उनको पूरा ओपन ग्राउंड मिला और उन्होंने वहाँ पर कैप्चर किया और अपना रूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना पहला चैप्टर जो है वो मुस्लिम इन्वेजन्स इसको ख़त्म किया। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।